चौपल। दाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। सहकार रेडियो के बाल चौपाल कार्यक्रम को सुनने वाले सारे बच्चों को अमिताभ अंकल का प्यार भरा सलाम। बच्चों, मैं पटना बिहार से अमिताभ कुमार दास बोल रहा हूँ, आपका अमिताभ अंकल। और इस बाल चौपाल कार्यक्रम में मैं आपको दुनिया के बड़े बड़े घुमक्कड़ों की कहानियां सुनाऊंगा। इसके पहले मैं तुम्हें इब्न बतूता, मार्को पोलो, वास्को डा गामा, चार्ल्स डार्विन जैसे घुमक्कड़ों की कहानियां सुना चुका हूँ। आज मैं तुम्हें एक हिंदुस्तानी घुमक्कड़ का किस्सा सुनाऊंगा जिसने 19वीं सदी में तिब्बत का चप्पा चप्पा छान मारा था। इस महान घुमक्कड़ का नाम है नैन सिंह रावत। नैन सिंह रावत का जन्म सन 1830 में 1830 में कुमाऊं की जोहार घाटी में हुआ था। ये घाटी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में है। नैन सिंह रावत का गांव तिब्बत की सीमा से सटा हुआ था और बचपन से ही वे अपने पिता के साथ तिब्बत के गांव आने जाने लगे थे। छोटी उम्र में ही नैन सिंह रावत ने तिब्बती भाषा सीख ली और वे तिब्बत के रस्मों रिवाज से भी परिचित हो गए। आगे चलकर तिब्बत की घुमक्कड़ी में उनकी ये जानकारियां बहुत काम आई। पढ़ाई लिखाई खत्म करके नैन सिंह रावत गांव के एक स्कूल के हेड मास्टर बन गए। उन्हीं दिनों भारत सरकार ने शुरू किया द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे, हिंदी में से कहेंगे महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण। इस सर्वेक्षण में नई नई जगहों का पता किया जाना और उनके नक्शे बनाने का काम किया जाना था। उन्नीसवीं सदी में तिब्बत बाहरी दुनिया से कटा हुआ एक रहस्यमय देश था। तिब्बत को शांग्री ला कहते थे। तिब्बत पर दलाई लामा की हुकूमत थी और बाहरी लोगों का तिब्बत में जाना मना था। उन्हें मौत की सजा भी हो सकती थी। तिब्बत पर रूसी साम्राज्य की भी नजर रहती थी। जब एक अंग्रेज पदाधिकारी कैप्टन मॉन्टगोमरी को पता चला कि गांव के एक स्कूल का हेडमास्टर तिब्बती भाषा जानता है, तो उसने नैन सिंह रावत को तिब्बत भेजने का फैसला किया। तिब्बत जाने के पहले नैन सिंह रावत को देहरादून शहर में ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग में उन्हें कई बातें बताई गई। एक यंत्र से परिचय कराया गया जिस यंत्र का नाम था कंपास। हिंदी में इसे कुतुब नुमा कहते हैं। कुतुब नुमा की सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर इंगित करती है। नैन सिंह रावत को एक माला दी गई और सिखाया गया कि हर 100 कदम चलने के बाद माला का एक दाना आगे खिसका देना है। नैन सिंह रावत को 90 तुले कदम रखने का भी प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें सिखाया गया कि एक कदम उन्हें 33 इंच का रखना है। उन्हें यह भी बताया गया कि रात में आसमान में तारे देखकर किस तरह दिशाओं का ज्ञान करना है। इस ट्रेनिंग के बाद नैन सिंह रावत काठमांडू होते हुए तिब्बत की ओर रवाना हो गए। तिब्बत की घुमक्कड़ी कोई आसान काम नहीं थी। तिब्बत में डाकुओं का आतंक था। ये डाकू यात्रियों का खून करके उनके सामान लूट लेते थे। तिब्बत में ऐसी ठंड पड़ती थी कि इंसान के हाथ पैर की उंगलियां गल जाने का खतरा रहता था। इसे फ्रॉस्ट बाइट कहते थे। लेकिन नैन सिंह रावत एक बहादुर इंसान थे और वे पैदल चलते चलते तिब्बत की राजधानी लासा पहुंच गए। लासा जाकर नैन सिंह रावत ने इस शहर के अक्षांश और देशांतर का पता किया। बच्चों, जब तुम दुनिया का नक्शा देखोगे तो उसमें 2 तरह की रेखाएं होती हैं, एक खड़ी हुई रेखा और एक पड़ी हुई रेखा। इन्हें कहते हैं अक्षांश और देशांतर। इंग्लिश में कहेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। किसी भी जगह का सही लोकेशन इन्हीं 2 रेखाओं के माध्यम से पता किया जाता है। तो लासा शहर का सही लोकेशन पता करने के बाद नैन सिंह रावत ने दलाई लामा का महल देखा, पोटाला पैलेस। पोटाला पैलेस दुनिया के सबसे बड़े महलों में से एक है और इसमें सैकड़ों कमरे हैं। नैन सिंह रावत एक ऐसी जगह पर भी गए जहां सोने की खुदाई होती थी, गोल्ड माइन था। नैन सिंह रावत की मुलाकात पणछेन लामा से हुई। तिब्बत के लामाओं में दलाई लामा के बाद पणछेन लामा का दूसरा नंबर है। अपनी पूरी यात्रा के दौरान नैन सिंह रावत एक बौद्ध भिक्षु के वेश में रहे।
वे अपने हाथ में एक प्रार्थना चक्र रखते थे जिसे इंग्लिश में प्रेयर व्हील कहते हैं। बौद्ध भिक्षु हाथ में प्रार्थना चक्र रखते हैं और उसे घुमाते रहते हैं। नैन सिंह रावत अपने इस प्रार्थना चक्र में कई गोपनीय जानकारियां छुपा कर रखते थे। वे डायरियां भी नियमित लिखते थे और उनकी डायरियों में उनके एक एक कदम का हिसाब है। तिब्बत के बारे में सैकड़ों जानकारियां जुटाकर नैन सिंह रावत भारत लौटे। इसके बाद फिर वे एक दो बार तिब्बत गए। अपनी अंतिम यात्रा में वे लद्दाख के लेह शहर से लाशा शहर पहुंचे और वहां से अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक गए। ये यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नैन सिंह रावत ने सबसे पहले पता किया कि तिब्बत की सांगपो नदी और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी दोनों एक ही नदी है। जिस नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं उसे ही भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। नैन सिंह रावत ने ऐसी घुमक्कड़ी की कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया। उन्होंने 1500 से ज्यादा मील का सफर किया और 31 लाख से ज्यादा कदम इस जमीन पर रखे। उनके एक एक कदम का ब्यौरा उनकी डायरियों में है। लंदन के रॉयल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने नैन सिंह रावत को स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया। पेरिस की ज्योग्राफिक सोसाइटी ने नैन सिंह रावत को इनाम में सोने की घड़ी दी। भारत सरकार ने इस महान घुमक्कड़ को राय बहादुर की उपाधि दी और वे राय बहादुर नैन सिंह रावत कहलाने लगे। उनके गुजर बसर के लिए उन्हें 2 गांव भी इनाम में दिए गए। इसके बाद नैन सिंह रावत अपने गांव में रहने लगे। उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी है। एक किताब का नाम है अक्षांश दर्पण, ये भूगोल से संबंधित किताब है, और एक दूसरी किताब में कुमाऊं का इतिहास है। बच्चों, कुमाऊं के एक बहुत बड़े विद्वान हैं प्रोफेसर शेखर पाठक। उन्होंने नैन सिंह रावत की डायरियों को संपादित किया है और एक किताब लिखी है जिसका नाम है एशिया की पीठ पर। प्रोफेसर शेखर पाठक ने नैन सिंह रावत की जीवनी भी लिखी है जिसका नाम है पंडितों का पंडित। मौका मिले तो ये किताबें जरूर पढ़ना। सन 2004 में भारत सरकार ने इस महान घुमक्कड़ के सम्मान में एक डाक टिकट यानी पोस्टेज स्टैंप जारी किया। लद्दाख में एक पर्वत श्रृंखला का नाम, माउंटेन रेंज का नाम नैन सिंह रावत के सम्मान में नैन सिंह रेंज रखा गया है। सन 1895 में 1895 में नैन सिंह रावत का इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 65 बरस थी। तो बच्चों, ये थी नैन सिंह रावत की घुमक्कड़ी की दास्तान। बड़े होकर तुम भी उनके जैसा ही बहादुर बनना, घुमक्कड़ी करना और नई नई जानकारियां प्राप्त करना। तो अगले हफ्ते तक के लिए अमिताभ अंकल को गुड बाय बोल दो। अलविदा। बाल चौपल, बाल चौपल, बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।